हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ड्राइंग स्टडी। कैसे हैं दोस्तों आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज का लेक्चर नंबर हमारा 25 है, जिसमें हम अपना तीसरा चैप्टर स्टील स्ट्रक्चर जो ड्राइंग है हमारा, इसमें हमारा तीसरा चैप्टर है रूफ ट्रस का। फिंक रूफ ट्रस यानी छत पर बना ढांचा, इसको हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अब क्वेश्चन को करने से पहले जो हमारा है ये हमें इसका इंट्रोडक्शन जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इंट्रोडक्शन ऑफ रूफ ट्रस यानी रूफ ट्रस हमारा होता क्या है। तो चलिए दोस्तों आज हम इसको पहले समझाते हैं कि रूफ ट्रस हमारा क्या होता है। तो दोस्तों आपने जो स्टील के स्ट्रक्चर होते हैं उनके ऊपर जो हमारी छत होती है स्टील की, उसको तो ज़रूर देखा होगा किसी कंपनी में या पेट्रोल पंप पर या फिर किसी स्टील की इंडस्ट्री में, या फिर इसके जो मैरिज हॉल होते हैं वो भी स्टील स्ट्रक्चर के ही बने होते हैं, जिनके ऊपर की छत स्टील से बनी होती है। वहाँ पर हम यूज करते हैं रूफ ट्रसिस का। चलिए मैं इसको आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ कि कैसा होता है रूफ ट्रस और इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। चलिए स्टूडेंट तो देखते हैं इसका डायग्राम। ऐसा होता है हमारा फिंक रूफ ट्रस। अब ये जो रूफ ट्रस है इसमें हमारे कौन कौन से पार्ट्स को क्या नाम दिया जाता है, कहाँ कहाँ इनका यूज होता है और इसमें कौन कौन से पार्ट इसमें यूज होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी जो ये शेप है जिसमें हम ट्रेसिस का यूज़ करते हैं, तो ये हमारी स्पान के ऊपर डिपेंड करती है। जितने लंबा हमारा स्पान होगा उसी हिसाब से हम इसमें ट्रेसिस को लगाते हैं। तो इसमें हमारा दो जॉइंट बनता है। एक हमारा दीवार के साथ स्टील का जॉइंट बनता है, इसको बोलते हैं हम एंड जॉइंट। एक हमारा स्टील के साथ जॉइंट बनता है मध्य में, उसको हम बोलते हैं रीज जॉइंट। इसमें हमें कौन सा डायग्राम बनाएंगे, हम एंड जॉइंट को बनाएंगे या फिर हम एंड जॉइंट को बनाएंगे या रीड जॉइंट को बनाएंगे। तो हमारा जो सिलेबस है उसमें हमारा रीड जॉइंट ही हमें बनाना है। तो रीड जॉइंट हमारा कहाँ तक बनेगा, ये हमारी गजट प्लेट बनेगी। गजट प्लेट के साथ हमारी ये प्रिंसिपल राफ्टर बनेगी। इसके बाद हमारी ये एसी शीट बनेगी और हमारी ये रिज कवर बनेगा। यानी हमें केवल इतना सा डायग्राम इसमें से बनाना है, ये वाला। इसमें हमारा प्रिंसिपल राफ्टर आ जाएगी, ये एसी सीट आ जाएगी, रिज कवर आ जाएगी और ये हमारी इंक्लाइन टाई आ जाएंगी। तो हमें केवल इसका रीड जॉइंट को बनाना है। ये हमारा एंड जॉइंट हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है। तो चलिए आज ही हम करते हैं इसके रीड जॉइंट का क्वेश्चन। अब रीड जॉइंट में भी एक बार फिर से देख लीजिएगा। हमें सबसे पहले प्रिंसिपल राफ्टर बनानी है, फिर हमें इंक्लाइन टाइज बनानी है, इसके बाद हमें एसी सीट बनानी है और इसके बाद हमें रिज कवर को लगा देना है और एसी सीट को हमें हुक के साथ प्रिंसिपल राफ्टर से कनेक्ट करना है। तो इस प्रकार से हमारा तैयार हो जाता है ये रिज जॉइंट स्टील का जो फिंक रूफ ट्रस है। तो चलिए इसकी ड्राइंग को बनाते हैं और समझते हैं सबसे पहले इसका क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में दिया है हमें ड्रॉ ए सूटेबल स्केल द फ्रंट व्यू ऑफ ए रिज जॉइंट, यानी ड्रॉ ए सूटेबल स्केल, एक उचित पैमाना लेना है और हमें फ्रंट व्यू बनाना है ऑफ ए रिज जॉइंट। रिज जॉइंट का फ्रंट व्यू बनाना है। अब किसका रिज जॉइंट है, ऑफ रूफ ट्रस का। शोविंग ऑल डिटेल्स, कुछ हमें डाटा दिया है उसको हमें रीड करना है। सबसे पहले हमें दी है गजट प्लेट, इसके बाद रिज सीट एसी, यानी एसी का मतलब होता है एस्बेस्टस सीमेंट की जो सीट होती हैं, जो हम अपने घरों में भी जो टीन डालते हैं वो एसी एस्बेस्टस की होती है। एक हमारी स्टील वाली होती है, स्टील की चादर। तो हमारी यहाँ पर एसी सीट्स का यूज किया गया है। रिज सीट एसी रूफ कवरिंग, इसके बाद है रिवेट एंड क्लीट ईटीसी, यानी इन जो हमारे ये पॉइंट्स हैं इनको हमने यूज़ किया गया है एज फॉलोइंग। इनकी जो डायमेंशन है इसको दिया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट है प्रिंसिपल राफ्टर। जो हमने आपको प्रिंसिपल राफ्टर दिखाई उसकी जो डायमेंशन है, अब ये जो प्रिंसिपल राफ्टर हो गई, इंक्लाइन टाइज हो गई, सबसे पहले इनकी बात करते हैं। तो ये हमारी एंगल की शेप की होती हैं, जैसी हमारी एंगल होती है, यानी ये तो हो गया एंगल का एल सेक्शन और ये हो गया इसका क्रॉस सेक्शन। तो हमारी इसमें एंगल्स को यूज किया गया है। तो प्रिंसिपल राफ्टर जो है हमारी दो यूज की गई हैं प्रिंसिपल राफ्टर।
ISA, जिसका हमारा जो साइज है इंडियन स्टैंडर्ड एंगल के अनुसार 55x55x6 mm दिया गया है। इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। और ये जो हमारी प्रिंसिपल राफ्टर है ये हमारी अक्ष 30 से 30 डिग्री के कोण पर इंक्लाइंड है। इसके बाद हमें दी है इंक्लाइंड टाइज मीटिंग एंड रीज। जो हमारी इंक्लाइंड टाइज है ये रीज से कनेक्ट है। इसका जो साइज है ये भी हमारी 2 नंबर में यूज की गई है। और इंडियन स्टैंडर्ड एंगल के अनुसार इसका जो साइज है ये भी सेम प्रिंसिपल राफ्टर के साइज के ही है, 55x55x6 mm का, एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। ये वाली हमारी 30 डिग्री थी अक्ष 30 से, ये हमारी 60 डिग्री के कोण पर इंक्लाइंड है। इसके बाद हमें दिया है क्लीट का साइज। क्लीट जो है हमारी इंडियन स्टैंडर्ड एंगल ये हमारी 100x75x6 mm की यूज की गई है। इसके बाद नंबर 4 है पर्लिन्स। जो हमारी पर्लिन्स होती हैं इसको भी हम बताएंगे कि पर्लिन्स क्या होती है। पर्लिन्स का साइज़ दिया है हमें 50x50x5 mm, यानी 50x50x5 mm का। इसके बाद हमें गजट प्लेट दी है जो हमारी प्रिंसिपल राफ्टर है, इंक्लाइन टाइज है और जो पर्लिन है, इन सब का जो जॉइंट होगा ये हमारी गजट प्लेट के द्वारा होता है। अब गजट प्लेट इसकी साइज़ के हिसाब से किसी भी आकार की हो सकती है। गजट प्लेट जो है हमारी ये 6 mm थिक है, यानी 6 mm मोटाई की कोई प्लेट है जिसको काटकर हमने गजट प्लेट के रूप दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं रिवेट का। तो रिवेट का जो डाया है ये 20 mm यूज किया गया है। तो अब तक की ये थी इस क्वेश्चन में दी गई डिटेल्स। तो अब हमने इसमें जितने भी पॉइंट्स के बात किए हैं जैसे प्रिंसिपल राफ्टर, इंक्लाइन टाइज, क्लीट एंगल और पर्लिन, गजट प्लेट और रिवेट, ये हम जब तक हम इसको सही तरीके से नहीं समझेंगे और जब तक इनके हमें नाम याद नहीं होंगे कि किसको क्या नाम दिया जाता है, तब तक हमें इसकी ड्राइंग बनाना बहुत ही हार्ड काम लगेगा, ये समझ में भी नहीं आएगी। तो सबसे पहले इसका जो पूरा कंप्लीट व्यू है उसको देख लेते हैं। तो ये जो डायग्राम है इसको जूम कर देता हूँ मैं। ये होता है इसका कंप्लीट व्यू। जो हमारा रूफ ट्रसिस होता है, यानी किसी 2 दीवार के ऊपर एक स्टील का जो छत बना होता है, इसको बोलते हैं हम रूफ ट्रस। अब रूफ ट्रस में हमारा ये जो दीवार के साथ जो हमारा जॉइंट है स्टील का दीवार के साथ, इसको बोलते हैं हम एंड जॉइंट। जो हमारा मध्य में जॉइंट लगता है इधर वाली प्रिंसिपल राफ्टर का और इधर वाली प्रिंसिपल राफ्टर का जो जॉइंट लगता है इसको बोलते हैं हम रीड जॉइंट। ये हमारा पीछे तक गया हुआ होता है। तो इसमें हमारा प्रिंसिपल राफ्टर कौन सा है? तो प्रिंसिपल राफ्टर जो है हमारा ये जो यहाँ पर डला होता है स्टील का जो बीम है, ये होता है हमारा प्रिंसिपल राफ्टर। अब प्रिंसिपल राफ्टर इधर भी डला होता है और प्रिंसिपल राफ्टर ही इधर डला होता है। तो हमें क्वेश्चन में 2 प्रिंसिपल राफ्टर दिए गए हैं, एक ये प्रिंसिपल राफ्टर है और ये दूसरा ये प्रिंसिपल राफ्टर है। इसके बाद हम बात करते हैं इंक्लाइन टाइज की। तो इंक्लाइन टाइज होती हैं हमारी इन प्रिंसिपल राफ्टर से, इसके जो स्पान है इस पर निर्भर करती है कि हमारी कैसी शेप में इंक्लाइन टाइज लगाई जाती हैं। तो इसमें जो सपोर्ट प्रोवाइड करती है इस प्रिंसिपल राफ्टर और नीचे का जो ये निचला तानंग है जो टेंशन मेंबर है, इसको जो सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं ये करती हैं हमारी इंक्लाइन टाइज। ये होती है हमारी इंक्लाइन टाइज। हमने 2 पॉइंट कवर किए, प्रिंसिपल राफ्टर और इंक्लाइन टाइज। इसके बाद हमें दिया है क्लीट। अब जो हमारा क्लीट है और क्लीट और रिवेट, ये तो हो गए हमारे एक माइनर जो इसमें यूज़ किए गए हैं, बहुत छोटे छोटे साइज़ के होते हैं। ये तो एक तरीके से बाइंडिंग मटेरियल हो गया इसके लिए। अब बात करते हैं गजट प्लेट की। अब इस प्रिंसिपल राफ्टर और इंक्लाइन टाइज को जो यहाँ पर बांधने का काम करेगा, किसके जरिए बांधेंगे इसको? गजट प्लेट की। तो यहाँ पर हमारा लगा होता है गजट प्लेट। तो इसके बाद हम बात करते हैं पर्लिन की। पर्लिन क्या होता है? हमने अब तक प्रिंसिपल राफ्टर समझा, इंक्लाइन टाइज को समझा और गजट प्लेट को देखा कहाँ यूज होता है इसका। अब हम समझते हैं पर्लिन का। पर्लिन जो होती है हमारी इस प्रिंसिपल राफ्टर के ऊपर इसके लंबवत दिशा में डाली जाती है, ये वाली। इस पर्लिन के ऊपर ही हम अपनी एसी सीट होती हैं, जो हमारी एसी सीट हो गई या फिर स्टील की कोई चादर हो गई, टीन, उसको हम पर्लिन के ऊपर ही डालते हैं। तो पर्लिन जो होता है हमारा इसकी लंबाई की दिशा में
डाली गई एंगल्स होती हैं। पर्लिन हमारी एंगल आकार की भी हो सकती है और चैनल की भी। पर्लिन का जो साइज़ है वो हमें क्वेश्चन में दिया है। अब पर्लिन हमारी दो क्लीट एंगल को मिलाकर भी बन सकती है और एक चैनल सेक्शन को रखकर भी। हमें इसका जो मेन पर्पज़ होता है वो होता है हुक से एसी सीट को बांधना। तो पर्लिन हमारी यहाँ पर डली होती हैं इसकी लंबाई की दिशा में। दोनों प्रिंसिपल राफ्टर्स के ऊपर, इधर भी ये पर्लिन हो गई, एक ये पर्लिन हो गई, ये होती है हमारी पर्लिन। अब जैसे हमने इधर पर्लिन को डाला है ऐसे ही हम इधर भी पर्लिन को डालते हैं। जैसे ही हमने डाली हुई है, एक ये पर्लिन हो गई, एक ये पर्लिन हो गई। अब इनकी पर्लिन का जो स्पेस है, दो पर्लिन के बीच का जो स्पेस है उसको हम कैसे लेते हैं, तो उसको जो हमारा जो मिड पॉइंट है उससे हम इधर का हमारे पास कितना स्पान है उसके हिसाब से हम इसको मेज़र करते हैं और उतना ही स्पेसिंग हम इसमें डाल देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जो हमें क्वेश्चन में पॉइंट्स दिए हैं ये आपको क्लियर हुए होंगे। जैसे प्रिंसिपल आप बनाते हैं इनकी ड्राइंग को, तो चलिए करते हैं इसका आंसर लिखने के बाद हमें इसमें जो गिवन डाटा है उसको लिखना होता है। तो चलिए जब हम डायग्राम बनाएंगे तो हमें स्केल भी मानना पड़ेगा। तो इसके लिए स्केल मान लेते हैं, माना स्केल 1:10 का। स्केल हमने माना है 1:10 का। तो इसको बनाने का एक सिंपल सा मेथड है। सबसे पहले हमें 2H पेंसिल से एक लाइन को ड्रॉ कर लेना है कितनी भी लंबाई तक। अब इस लाइन पर एक पॉइंट को मेंशन करना है और इस पॉइंट से अपने चांदे को रखना है और इस चांदे को रखने के बाद हमें इधर 30 डिग्री के एंगल पर पॉइंट लगाना है, फिर 60 डिग्री के एंगल पर पॉइंट लगाना है। ऐसे ही हमने इधर भी 30 डिग्री के एंगल पर पॉइंट लगाना है और 60 डिग्री के एंगल पर पॉइंट लगाना है। और अब इन पॉइंट से ऐसे लाइन को, ऐसे एक सेंटर लाइन को ड्रॉ करना है, ऐसे लाइन को ड्रॉ करना है सेंटर लाइन को। ये मैंने 2H पेंसिल से चलाई है। तो चलिए अभी तक मैं इतना काम कर दे, एक बार फिर से देखिए मैंने क्या किया। सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ किया, इसके बाद हमने चांदे की सहायता से इस पर 30 डिग्री के एंगल को लगाया, क्योंकि हमारी जो प्रिंसिपल राफ्टर थी वो हमारी 30 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड थी हॉरिजॉन्टल से। तो हमने हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड किया प्रिंसिपल राफ्टर को। इस पर हम प्रिंसिपल राफ्टर बनाएंगे। इसके बाद हमारी जो इंक्लाइंड टाइज थी वो हमारी 60 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड थी। तो चलिए मैं चांदे की सहायता से चांदे को यहाँ पर रखता हूँ और 60 डिग्री का एंगल इधर लेता हूँ और 60 डिग्री का एंगल इधर लेता हूँ। चलिए मैं एक सेंटर लाइन इंक्लाइंड टाइज के लिए ड्रॉ कर देता हूँ। इस तरीके से मैंने 60 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड टाइज के लिए सेंटर लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हमें बनानी है इस पर एंगल्स को। इंक्लाइंड जो हमारी इंक्लाइंड टाइज है उसका हमें साइज़ दिया है 55 × 55 × 6 mm का। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले 55 यानी 1:55 है जो 55 mm, उसको जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है हमारा 5.5 mm। चलिए सबसे पहले इस सेंटर पॉइंट से 15 mm पर एक पॉइंट लगाइए। इसके बाद 5.5 यानी 5.5 mm का हाफ हमने इधर चलना है और 5.5 mm का हाफ इधर चलना है। चलिए मैं चल देता हूँ। इस प्रकार से एक लाइन को ड्रॉ कर लेना है। ये हमारी जो लाइन है ये 5.5 mm मोटाई की है। इंक्लाइन टाइज की जो लेंथ दी है हमें, सॉरी जो इसका साइज़ है ये 55 × 55/6 mm है। तो हमने इसकी जो डायमेंशन ली है ये 5.5 है, जो कि सेंटर से 15 mm छोड़ने पर हमने चली है। इसके बाद इस लाइन को इस सेंटर लाइन के पैरेलल इसको आगे बढ़ा देना है। आगे आप कहीं तक भी ले जा सकते हैं जितनी आपकी सीट में जगह उपलब्ध हो। तो मैं अभी के लिए 15 सेंटीमीटर इसको बढ़ा देता हूँ। जैसे हमने ये बढ़ाई ऐसे ही हमें ये वाली लाइन बढ़ानी है। तो चलिए मैं बना देता हूँ। इस प्रकार से ये तो हो गया इसका जो 55 mm वाली डिस्टेंस है ये तो हो गई हुई। अब इसकी थिकनेस भी हमें इसकी दिखाई देगी। थिकनेस में हमें ये हमने हमारी एंगल शेप की होती है। तो जब हम एंगल को, ये हमारी एंगल है, इसको जब हम इधर से देखेंगे, ये जैसे ये हमारी एंगल है,
इसको जब हम इधर से देखेंगे तो हमें इसमें ये नीचे वाली लाइन दिखाई देगी ऐसी, और इसमें ऊपर हमें इसकी थिकनेस में 2 लाइनें दिखाई देगी, इस प्रकार से हमें दिखेगी। तो सेम ऐसी ही हमें यहाँ पर बनानी है। अब इसकी थिकनेस की जो साइज़ है ये है 6 mm। 6 mm को जब हम स्केल में कन्वर्ट करते हैं तो ये आ जाता है हमारा 0.6 mm। तो अब हमें करना क्या है, ये जो ऊपर वाली लाइन है इससे 0.6 mm इधर आना है, यानी ½ mm, और इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो चलिए मैं इसकी थिकनेस को शो कर देता हूँ। इस प्रकार से ये हम इसकी जो थिकनेस है 6 mm ये हमने दिखा दी है। ये हमने एक इंक्लाइन टाइज को बना दिया है। अब सेम ऐसे ही इधर ये वाली जो इंक्लाइन टाइज है इस पर हमें इसको बनाना है। अब जैसे हमने ये बनाई है सेम ऐसे ही हम ये बनाएंगे। तो ये हमने कैसे बनाई है, सबसे पहले इस पॉइंट से हम इधर 15 mm पर एक पॉइंट लगाएंगे। उसके बाद हमने 5.5 mm का हाफ इधर चलना है और 5.5 mm का हाफ इधर चलना है, और ऐसे ही एक और पट्टी को इसमें बना देना है जिसकी शेप इंक्लाइन टाइज के जैसी बन जाएगी। तो चलिए मैं बना देता हूँ। इस प्रकार से ये मैंने इधर भी इंक्लाइन टाइज को बना दिया है। उम्मीद करता हूँ इंक्लाइन टाइज आपकी समझ में आई होगी कि कैसे इंक्लाइन टाइज को बनाते हैं। अब हम बनाते हैं प्रिंसिपल राफ्टर। तो प्रिंसिपल राफ्टर का साइज भी हमें सेम यही दिया है 55 mm इंटू 55 mm इंटू 6 mm। तो जैसे हमने सेम इंक्लाइन टाइज को बनाया है ऐसे ही सेम हमने प्रिंसिपल राफ्टर को बनाना है। तो प्रिंसिपल राफ्टर को बनाने के लिए हमें करना क्या है, इस सेंटर पॉइंट से 15 mm हमें इधर आना है, एक पॉइंट लगाना है, और 55 जब हम स्केल में कन्वर्ट करते हैं तो ये आ जाता है हमारा 5.5 mm। तो 5.5 mm का हाफ हमने ऊपर चलना है एंड 5.5 mm का हाफ हमने नीचे चलना है, यानी जो 2.5 mm से थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर चलना है और 2.5 से थोड़ा सा ज़्यादा हमें नीचे चलना है। तो इस प्रकार से हमें फिर इन दोनों ये जो लाइन से हमें 2 पॉइंट मिलेंगे इनको आगे बढ़ा देना है और फिर इसकी थिकनेस को बना देना है। जैसे हमने ये इंक्लाइन टाइज को बनाया है सेम ऐसे ही इसको मैं बना देता हूँ। और यहाँ से यहाँ तक की जो हम लेंथ ली है ये 15 सेंटीमीटर है। आप अपनी ड्राइंग शीट के हिसाब से इनको छोटी बड़ी कर सकते हैं। तो चलिए मैं प्रिंसिपल राफ्टर को बना देता हूँ। जिस प्रकार से हमने ये प्रिंसिपल राफ्टर बनाया है ठीक इसी प्रकार से इधर भी एक प्रिंसिपल राफ्टर बनेगा। तो सेम ऐसे ही हमने इस पॉइंट से 15 mm इधर आना है और इसकी थिकनेस के हिसाब से ये 5.5 आती है हमारी। 5.5 mm हमने इसका हाफ ऊपर जाना है और 5.5 mm का हाफ नीचे आना है, और दोनों लाइन को इसके सेंटर लाइन के पैरेलल ड्रॉ कर देना है। तो चलिए मैं इसमें इधर भी एक प्रिंसिपल राफ्टर बना देता हूँ। तो ये मैंने दोनों प्रिंसिपल राफ्टर और दोनों इंक्लाइन टाइज को बना दिया है। अब चलिए मैं इन दोनों का नाम लिख देता हूँ और इनके साइज़ को दिखा देता हूँ। अब ये जो हमारी ये जो प्रिंसिपल राफ्टर और इंक्लाइन टाइज है ये आगे कितनी भी लंबाई तक हो सकती है। तो इसके लिए मैंने इसमें ब्रेक लाइन को शो कर देता हूँ। तो अब मैं इसके प्रत्येक दोनों इंक्लाइन टाइज और दोनों प्रिंसिपल टाइज का नाम लिख देता हूँ। तो ये मैंने इसके नाम को लिख दिया है प्रिंसिपल राफ्टर इंक्लाइन टाइज, जिसका साइज है 55 बाई 55 बाई 6 mm का। ऐसे ही हमने प्रिंसिपल राफ्टर का भी साइज़ लिख दिया है, ये भी सेम साइज़ की है। तो अब हमें करना क्या है, अब हमें इसमें लगानी है गजट प्लेट। गजट प्लेट लगाने के लिए हम क्या करते हैं ये देखिएगा। तो सबसे पहले इस पॉइंट से ये जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की थी इस पर यहाँ से हमें 25 mm इधर एक पॉइंट लगाना है और 25 mm पर इधर एक पॉइंट लगाकर आपस में दोनों पॉइंट को मिला देना है। इस प्रकार से जैसे ये हमने यहाँ सेंटर पॉइंट ले लिया इसका 25 mm। अब यहाँ से 25 mm और इधर 5 सेंटीमीटर तक
यानी ये 25 mm हमने इधर चला और 25 mm हमने यहाँ तक चला। इसके बाद हमें इसको एकदम स्ट्रेट वर्टिकली नीचे डाउन कर देना है दोनों साइड को। इस प्रकार से। ये लेक्चर थोड़ा लंबा रहेगा क्योंकि हम आपको धीरे धीरे समझा रहे हैं ताकि आपकी ये रूफ ट्रस का क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। इसको नीचे करने के बाद अब हमें इस सेंटर पॉइंट से 25 mm नीचे एक पॉइंट लगाना है 25 mm पर, और इस पॉइंट से इस लाइन को ऐसे दोनों। अब हमने प्रिंसिपल राफ्टर और गजट प्लेट और इंक्लाइन टाइज को तो बना लिया है। अब इसके ऊपर हमें पर्लिन को रखना है। जब हम कास्टिंग करते हैं इसकी, बनाते हैं इसको, तो इसके ऊपर हमें पर्लिन्स को रखना होता है और पर्लिन से जे बोल्ट को गुजारते हुए एसी सीट तक ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, पर्लिन को बनाने से पहले एसी सीट को बनाएंगे। तो एसी सीट को बनाने के लिए हमें करना क्या है, एक बार एसी सीट देख लीजिए आप कैसी दिखाई देगी। तो एसी सीट जो होती है हमारी कुछ दिखने में इस टाइप से दिखती है। अब जब हम इसको यहाँ पर डालते हैं एसी सीट को, तो हम इसको इस तरीके से डालेंगे ढलान की साइड, यानी ये जो इसमें जो ये खाँचे बने होते हैं इनको हम ढलान की साइड डालते हैं। तो जब हम इसको, ये जो हम व्यू बना रहे हैं, इसको जब हम इस पर सीट को डालेंगे तो हमें इधर से दिखाई देगी। अब जब हम इस सीट को इधर से देखते हैं तो हमें इसकी मोटाई वाली लाइन दिखेगी 2, जितनी इसकी मोटाई होगी, और हमें इसकी ऊपर से यहाँ तक की जो डेप्थ है, यानी ये वाली जो डिस्टेंस है, ये दिखाई देगी। तो कुल मिलाकर हमें जो इधर से देखने पर दृश्य प्राप्त होगा ये कुछ इस प्रकार से होगा। इसकी जो हाइट होगी वो होगी, ये दिखाई देगी, और इसकी जो थिकनेस होती है ये दिखाई देगी। तो इस प्रकार से हमें इस एसी सीट को यहाँ पर बनाना है। तो चलिए हम बना देते हैं। अब एसी सीट को बनाने से पहले बात आती है कि इस एसी सीट को इस प्रिंसिपल राफ्टर से कितना ऊपर बनाया जाए। तो ये जो इसके बीच का गैप रहता है ये डिपेंड करता है हमारा पर्लिन पर, पर्लिन का साइज़ क्या है और हमें क्लिट एंगल का साइज़ क्या दिया है। तो हमारा जो यहाँ पर पर्लिन का साइज़ है 50x5 का, तो यहाँ से हमें 50 mm तो हमारी पर्लिन हो जाती है, और क्लिट का जो साइज़ है 100 × 75 × 6 mm का। तो 75 mm हमारी क्लिट एंगल के लिए जगह छूटेगी और फिर 50 mm हमारी पर्लिन के लिए जगह छूटेगी। तो कुल मिलाकर ये हमारी 125 mm के करीब आ जाती है। तो हम इसको, इस पर्लिन को मैं आपको इसका व्यू बनाकर दिखाता हूँ। ये हमारी क्लीट एंगल हो गई। अब इसके ऊपर हमारी आएगी ये पर्लिन, इस प्रकार से पर्लिन। तो ये क्लीट का जो साइज़ है हमारा, ये यहाँ से यहाँ तक का 75 mm है, 75 mm, और यहाँ से ये यहाँ तक का जो पर्लिन का साइज़ है ये है 50 mm। तो अब इस क्लीट के ऊपर हमने इस पर्लिन को रखा है, यानी कुछ डिस्टेंस हमने कम किया है। तो 125 mm तो हमारी इस टोटल को मिलाकर आ जाती है। तो हमें यहाँ से इस पर जो ओवरलैप देंगे ये 25 mm का देंगे। तो यहाँ से हमें 100 mm ऊपर एक पॉइंट लगाना है और एसी सीट को बना देना है। तो 100 mm को जब हम स्केल में कन्वर्ट करते हैं ये आ जाता है हमारा 10 mm। तो यहाँ से 10 mm पर एक पॉइंट लगाना है, इसके एकदम परपेंडिकुलर 10 mm पर पॉइंट लगाना है, और इस पॉइंट से इस प्रिंसिपल राफ्टर के पैरेलल एक लाइन को ड्रॉ कर देना है। चलिए मैं कर देता हूँ। इस प्रकार से लाइन को ड्रॉ करना है और गजट प्लेट के बाद इसको ट्वेच पेंसिल से चलाना है। अब जैसे हमने ये 10 mm के डिस्टेंस पर हमने ये लाइन को ड्रॉ किया है,
ऐसे ही हमें इधर भी 10 mm का गैप लेना है और हमारी जो AC सीट है इसकी ऐसे ही सेम लाइन इधर बना देनी है। चलिए मैं बना देता हूँ। और इस लाइन को बनाने के बाद यहाँ तक ले जाना है जहाँ इस लाइन का ये जो पॉइंट है जहाँ पर आपस में क्रॉस कर जाए वहाँ तक इसको डार्क कर देना है। अब जो बची हुई ये लाइन है इसको भी डार्क कर देते हैं इस प्रकार से। अब जो हमारी AC सीट होती है इसकी हमें डायमेंशन दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। जब हमें डायमेंशन नहीं देकर रखता है तो इसकी स्टैंडर्ड डिस्टेंस होती है, ये स्टैंडर्ड माप की बनी होती है। ऐसी एस्बेस्टस सीट जो होती है इसका जो साइज़ होता है ये होता है 50 × 5 mm का, यानी जो 50 mm है ये इसकी ओवरऑल डेप्थ है 50 mm, यहाँ से यहाँ तक की 50 mm। और जो इसकी थिकनेस है, ये जो इसकी मोटाई होती है, कितनी मोटी सीट होती है, इसकी मोटाई होती है 5 mm की। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो हमें करना क्या है, इस लाइन से 50 mm जब हम स्केल में कन्वर्ट करते हैं तो यह जाता है हमारा 5 mm। यहाँ से हमें 5 mm पर ऊपर पॉइंट लगाना है और इसके पैरेलल एक लाइन को ड्रॉ कर देना है। चलिए मैं कर देता हूँ। अब ये तो होगी इस AC सीट की ओवरऑल डेप्थ। अब इसमें हमें दिखाई देगी ये थिकनेस, ये जो हमारी थिकनेस है इसकी ये हमें दिखाई देगी। थिकनेस है हमारी 5 mm की, ये 5 mm। तो इसको जब हम स्केल में कन्वर्ट करते हैं ये आ जाता है 0.5 mm, यानी यहाँ से ऊपर से ½ mm नीचे एक लाइन को ड्रॉ कर देना है, ये इसकी थिकनेस को शो करेगी। चलिए मैं कर देता हूँ। इस प्रकार से ये हमने इसके ऊपर AC सीट को रख दिया है। अब हमने जैसे इधर AC सीट को बनाया है इधर भी ऐसे ही सेम AC सीट को बनाना है, यानी यहाँ से 5 mm पर ऊपर एक पॉइंट लगाना है और इसकी ओवरऑल डेप्थ को शो कर देना है। इसके बाद हमें ½ mm मोटाई की इसमें जैसे ये हमने थिकनेस दिखाई है ऐसे ही इसमें दिखानी है। तो चलिए मैं इधर भी एक AC सीट को बना देता हूँ। इस प्रकार से मैंने इसमें दोनों एस्बेस्टस सीट को बना दिया है। अब इसका जो हमारा रीज होता है, जिसका मध्य पॉइंट होता है दोनों एस्बेस्टस सीट का, अब होगा क्या, हमने इसमें जैसे हुक भी लगा दिया, मान लीजिए इसको मतलब फिक्स भी कर दिया यहाँ से। अब जब हमारी बरसात आएगी तो वर्षा का पानी इस ये जो हमारा गैप है इस गैप से होता हुआ अंदर आएगा, जो हमारा जो लीकेज वाला सिस्टम है वो इसमें उत्पन्न हो जाएगा। तो अंदर इसमें पानी जाने से रोकने के लिए इस पर हमें लगाना होता है इनर कवर और आउटर कवर। तो इसको हमें कवर करने के लिए इस पर आउटर कवर और इनर कवर रीड्स को कैसे रखते हैं इसको हम बनाएंगे। तो इसमें अंदर पानी जाने से रोकने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या है, ये जो हमारे पास गैप है इसका मिड पॉइंट लेना है। मिड पॉइंट लेने के बाद हमें प्रकार में अपनी पेंसिल को लगाना है ऐसे। अब इस प्रकार में हमने डिस्टेंस को मेज़र करना है 10 mm। 10 mm रेडियस को भर लेना है इस प्रकार से। 10 mm रेडियस को भरने के बाद जिसका हमने 10 mm रेडियस क्यों लिया, क्योंकि जो हमारा ये जो रीज कवर होता है आउटर और इनर, इसका जो डाया होता है जो इसका रेडियस होता है ये 100 mm होता है। तो हमने स्केल में कन्वर्ट किया और इसमें 10 mm की डिस्टेंस को मेज़र कर लिया। तो प्रकार में 10 mm की डिस्टेंस को भरने के बाद इस प्रकार की नोक को सेंटर पॉइंट पर यहाँ रखना है ऐसे। और इसको रखने के बाद हमने प्रकार कहाँ से स्टार्ट करना है देखिएगा, ये वाली एस्बेस्टस सीट से स्टार्ट करना है। और स्टार्ट करने के बाद इधर थोड़ा, आपको उम्मीद करता हूँ आप देख पा रहे होंगे, इधर मिलाने से पहले इसको छोड़ देना है, ऐसे करना है। अब हमने प्रकार की नोक को वापस इसी पॉइंट पर रखना है और इसमें 2 mm की मोटाई को भर लेना है। यानी हमें करना क्या है, अभी तक हमारे पास 10 mm की डिस्टेंस थी, अब इसमें हमें 12 mm की डिस्टेंस को मेज़र करना है। और प्रकार की नोक को यहाँ रखकर इसको ऐसे इससे स्टार्ट नहीं करना है, ये जो एस्बेस्टस सीट है इससे स्टार्ट ना कर 2 mm की डिस्टेंस को छोड़ना है और यहाँ से स्टार्ट कर देना है। इस प्रकार से इसको पूरा सर्कल घुमा देंगे, ये वाली जो लाइन है इसको पूरा सर्कल घुमा देते हैं। अब इसमें 2 mm की डिस्टेंस को और ऐड करना है, तो ये आ जाती है हमारी 14 mm। अब फिर से प्रकार की नोक को यहाँ रखना है और अब इस सर्कल को यहाँ से स्टार्ट ना करके यहाँ से स्टार्ट करना है और ऐसे घुमा देना है इस प्रकार से। और इधर लास्ट तक ना ला करके इसमें 2 mm की गैप को छोड़ना है और ऐसे बना देना है। ये रीच कवर जो है ये बहुत ही इसमें बारीक काम है,
कुछ बच्चों के समझ में नहीं आता है, लेकिन हमने आपको इसमें बहुत बारीकी से समझाने की कोशिश की है। अब ये लाइन है, इसको ऐसे राउंड शेप में घुमाना है, और ये वाली जो लाइन है इसको अंदर की साइड ऐसे राउंड शेप में घुमा देना है। अब ये जो लाइन है, ये हमने लाइन छोड़ी है, यानी ये वाला इनर रीच कवर है, इसकी यहाँ से लेंथ होती है 285 mm, यानी 285 mm इसकी यहाँ से स्टैंडर्ड डिस्टेंस होती है। तो जब हम इसको स्केल में कन्वर्ट करते हैं तो ये आ जाता है हमारा 25 mm। अब हमने यहाँ से इस पॉइंट को 25 mm इधर बढ़ाना है, 25 mm इधर बढ़ाना है इस प्रकार से, और इधर बढ़ाकर इसको यहाँ पर ऐसे राउंड शेप में लगा देना है। अब हमने जैसे इधर इसको 25 mm इधर बढ़ाया है, सेम ऐसे ही इधर भी इसको 25 mm बढ़ाएंगे इस प्रकार से। ये यहाँ से 25 mm तक इसको ऐसे राउंड शेप में घुमा देंगे। अब ये जो हमारा रीज कवर होता है, इसमें सेक्शन लाइन को फिल कर देंगे। तो चलिए मैं इसमें सेक्शन लाइन को भर देता हूँ। इस प्रकार से ये मैंने इसमें सेक्शन लाइन को भर दिया है। अब जो इसकी रेडियस है इसको भी दिखा देता हूँ। ये है हमारी 100 mm, यहाँ से यहाँ तक ये है हमारी 100 mm। तो अब हमने इसमें रिज कवर को भी रख दिया है, एस्बेस्टस शीट को भी बना दिया है। अब हमें इसमें लगाने हैं पर्लिन और जे बोल्ट और क्लिट एंगल। तो चलिए इसको मैं फिक्स कर देता हूँ, कैसे इसको सेट करते हैं। अब इसमें पर्लिन को लगाने के लिए हमें सबसे पहले लगानी होगी इस पर क्लिट एंगल। क्लिट एंगल हमारी लगती है प्रिंसिपल राफ्टर पर, और पर्लिन हमारी लगती है एस्बेस्टस शीट से नीचे। तो चलिए सबसे पहले लगाता हूँ मैं इसमें क्लिट एंगल। तो क्लिट एंगल का जो हमारा साइज़ है ये है हमारा 100/75/6 mm का। तो जो हमारा इसका साइज़ है 75 mm, 75 mm हमने यहाँ से यानी जो हमारा एंड पॉइंट है इससे हमें थोड़ा सा इधर आना है और देखना है कि कहाँ पर हमारा ये सही रहेगा। ऐसी कोई इसकी फिक्स डिस्टेंस नहीं होती। तो यहाँ से हमने ये पॉइंट लगाया और इससे ऊपर लेना है हमें 75 mm, यानी जब हम स्केल में कन्वर्ट करते हैं तो यह आ जाता है हमारा 7.5 mm। तो चलिए मैं यहाँ से इसको 7.5 mm ऊपर एक लाइन को उठाता हूँ। 7.5 mm ऊपर चलने के बाद इसमें हमने एंगल बनानी है, तो इसकी एंगल की थिकनेस दिखाई देगी। एंगल की जो मोटाई है 6 mm है, तो हमें 6 mm यानी हाफ mm हमें इसकी मोटाई बना देनी है। तो इसकी हाफ mm मोटाई में इसकी थिकनेस को शो करना है। चलिए मैं इसको बना देता हूँ। अब हमने 75 mm तो हमने ऊपर लिया था, अब यहाँ से 100 mm हम इधर लेंगे। तो 100 mm का मतलब यानी 10 mm इधर लेंगे। तो ये हमारे पास 10 mm की इसमें स्पेस नहीं है, तो हम इसमें 7 mm ही ले लेते हैं। अब इसकी थिकनेस को बना देना है। 6 mm इसकी थिकनेस है, यानी हाफ mm की। तो इस प्रकार से ये हमारी क्लिट एंगल इस पर लग जाती है, क्लिट एंगल। अब हमें लगानी है ऊपर पर्लिन लगाने के लिए हमने इस लाइन को ऊपर बढ़ाना है, और इसमें पर्लिन का जो साइज़ है हमारा 50/5 का। तो 5 mm यानी हाफ mm ऊपर गैप छोड़ना है। गैप छोड़ने के बाद हमारा 50 mm, यानी जब हम स्केल में कन्वर्ट करते हैं तो 5 mm यानी 5 mm हमें इधर आना है, 5 mm। इसके बाद इसको ऐसे ऊपर मिला देना है। ये जो है इसमें थोड़ा बारीक काम है, तो कृपया आप इसको समझिए थोड़ा ध्यान से, क्योंकि जैसे हम इसमें एक बोल्ट को लगाएंगे पर्लिन के साथ, ऐसे ही सेम इसमें हमने 5-5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बोल्ट को लगाना है। तो आप एक समझ लीजिए तो आगे के आसान रहेंगे। यहाँ से हमने 50 mm की, तो ये हमारी एज हो गई इसकी। अब इधर से 5 mm इसकी मोटाई, हमने एंगल ही तो बनानी है। 5 mm मोटाई यानी हाफ mm, तो नीचे आना है इसके 5 mm, 5 mm नीचे आए और 5 mm इधर आए। ये 5 mm इधर और 5 mm नीचे, ऐसे इसमें हमने पर्लिन को बना दिया। अब पर्लिन को बनाने के बाद हमने इसकी साइड में एक जे बोल्ट को लगाना होता है। जे बोल्ट लगाने के लिए जो हमारी ये एस्बेस्टस शीट है इसके अंदर तो जे बोल्ट डॉटेड रहेगा और ऊपर हमारा जे बोल्ट निकल जाएगा। जे बोल्ट का जो साइज़ है इसको मैं लगा देता हूँ। ये मैंने जे बोल्ट जैसे लगाया। जे बोल्ट का जो हमारा साइज़ है ये कोई स्टैंडर्ड साइज़ नहीं होता, इसको हम
इसमें कितनी डेप्थ है हमारी, इसकी जगह इसके हिसाब से इसकी लंबाई को फिक्स करते हैं, उसी हिसाब से इसमें मार्केट से इसको लेकर आते हैं। अब ये जो हमारा जे बोल्ट है ये ऊपर को निकलेगा, इसमें यहाँ पर चूड़ियाँ बनी होती हैं। इसमें हमें सबसे पहले लगाते हैं एक वाशर लगाने के बाद इस पर नट को लगा देते हैं। अब नट को लगाने के बाद हमने इसमें आपस में इसको ज्वाइंट करना है, तो इसमें एक रिवेट को लगा देते हैं पर्लिन और क्लीट एंगल के बीच में। अब इस क्लीट एंगल को इस प्रिंसिपल रैप्टर पर रोकने के लिए इसमें भी एक रिवेट को लगा देते हैं। तो इस प्रकार से ये हो जाता है हमारा इसको रोकने का कनेक्शन। ये जो हमारा इसमें हमने जॉइंट लगाया है ये पूरा हो जाता है। जो हमारी ये गजट प्लेट हमने मिटाई है इसको कंप्लीट कर देते हैं। अब हमने इस बोल्ट से इधर 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर आना है। 5 सेंटीमीटर 5 ले लीजिए या आप 7 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। 7 सेंटीमीटर पर आने के बाद एक पॉइंट लगाना है और यहाँ पर भी यही सेम जो हमारा कनेक्शन है इसको सेम यहाँ पर भी दिखाना है। तो इसको यहाँ पर कैसे दिखाएंगे, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे इसमें क्लीट एंगल की जो हमारी हाइट है ये 75 mm यानी 7.5 mm। अब ये जो इधर की लेंथ है ये हमारी 100 mm है, तो इसको हम 7.5 mm ही ले लेते हैं। अब इसकी जो थिकनेस हमें दी है इसकी 6 mm, तो हाफ mm की मोटाई में इसकी थिकनेस को शो कर देते हैं। चलिए मैं कर देता हूँ। इस प्रकार से क्लीट एंगल को लगाना है। अब क्लीट एंगल को बनाने के बाद ऊपर से इस पर पर्लिन को रख देना है। पर्लिन जो है हमारी पर्लिन बनाने के लिए हमें करना क्या है, यहाँ से ऊपर हमें एक पॉइंट लगाना है। पॉइंट लगाने के बाद इस पॉइंट से 50 mm यानी 5 mm इधर आना है। 5 mm इधर एक पॉइंट लगाना है, ये पॉइंट। अब इसमें यहाँ से इसकी थिकनेस को बनाना है। कितनी थिकनेस है इसकी, 5 mm यानी हाफ mm इसकी थिकनेस है। इस प्रकार से इसको ऐसे मिलाना है। और नीचे जो इसकी डेप्थ है, दूसरे वाली जो इसकी एज है उसकी भी डेप्थ 5 mm है, तो यहाँ से ऐसे 5 mm नीचे आना है और इसमें इसको बना देना है। अब इस पर्लिन को बनाने के बाद हमने इसमें जे बोल्ट को लगाना है। जे बोल्ट लगाने के लिए वही सेम तरीका रहेगा। यहाँ से ऊपर एस्बेस्टस शीट में डॉटेड लाइन ऊपर इसको निकाल देना है और इसकी मोटाई लगभग 1 mm। इसको इस प्रकार से बनाना है, नीचे तक लाना है। नीचे मिलाने से पहले छोड़ देना है और फिर फ्री हैंड इसको ऐसे घुमा देना है। अब इस जे बोल्ट में ऊपर की साइड एक वाशर को बनाना है। वाशर को बनाने के बाद इस पर डिबरी को लगा देना है इस प्रकार से। अब इस पर्लिन और इस क्लीट को आपस में बांधने के लिए रिवेट को लगा देते हैं। इनमें रिवेट को हम इसकी सेंटर लाइन से शो कर रहे हैं। यहाँ पर भी क्लीट एंगल को प्रिंसिपल रैप्टर पर रोकने के लिए एक रिवेट को लगा देते हैं। तो इस प्रकार से ये हमने इधर भी ये जे बोल्ट लगा दिया और इधर भी जे बोल्ट लगा दिया। अब जैसे हमने इधर ये बोल्ट लगाए हैं और पर्लिन को लगाया है, सेम इस साइड भी हमने ऐसे ही बनाना है। यहाँ पर हमारी क्लीट इस एंगल के क्लीट जो है, जो क्लीट हमने लगाई है यहाँ पर हमने इस दिशा में लगानी है और यहाँ पर हमने क्लीट एंगल इस साइड में लगानी है। तो चलिए यहाँ पर भी हम इसमें जे बोल्ट और पर्लिन को और क्लीट एंगल को बना देते हैं और इसके बाद यहाँ से 7 सेंटीमीटर इधर आकर भी एक पर्लिन, क्लीट एंगल और जे बोल्ट को लगा देते हैं। तो चलिए मैं लगा देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपकी ये जे बोल्ट लगाना आपको आ गया होगा। तो चलिए मैं बना देता हूँ। तो इस प्रकार से हमने इधर भी जे बोल्ट और पर्लिन और क्लीट एंगल को लगा दिया है। तो अब ये क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो चुका है फिंक रूफ ट्रस का। अब इसमें रह गया है इसकी डिटेल्स को भरना। तो चलिए मैं इसकी प्रत्येक डिटेल्स को लिख देता हूँ। तो चलिए मैंने इसके नाम को लिख दिया है। ये है हमारा आउटर कवर रिज, ये जो बाहर वाला है, बाहर वाली जो सीट है इसको बोलते हैं हम आउटर कवर रिज। और जो इसके अंदर वाली है ये है हमारी इनर कवर रिज। इसके बाद हमने ये डायमेंशन को शो कर दिया है 285 mm जो इसकी लंबाई है ये रिज कवर की। इसके बाद ये है हमारा जे बोल्ट और ये जो ऊपर वाली एंगल है इसको बोलते हैं हम पर्लिन। अब ये जो नीचे वाली एंगल होती है इसको बोलते हैं हम क्लीट एंगल। क्लीट एंगल का जो साइज़ है हमारा 100/75/6 mm है और पर्लिन का साइज़ है हमारा 50/50/5 mm का। इसके बाद हम बात करते हैं, ये हमने प्रिंसिपल रैप्टर आपको दिखा दी थी। ये हमारा एंगल है 30 डिग्री और ये हमारा इस वाले का एंगल है 60 डिग्री। ये हमारी है गजट प्लेट हमने नहीं दिखाई है। चलिए मैं इसको भी दिखा देता हूँ। ये है हमारी गजट प्लेट। अब
गजट प्लेट के बाद इसकी जो हमारी एस्बेस्टस सीट है, जो हमारी ये एसी सीट है ये वाली, इसको भी मैं दिखा देता हूँ। यह है हमारी एसी सीट। ये हमारा इसका थिंक रूफ ट्रस का जो फ्रंट व्यू है ये कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपकी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो ये जो क्वेश्चन है थिंक रूफ ट्रस का, इसमें आपको केवल डायमेंशन चेंज करके दे सकता है। तो मुझे उम्मीद है आपसे कि अगर एग्ज़ाम में थोड़ी बहुत डायमेंशन चेंज कर देता है तो आप उसको भी ईजिली से कर पाओगे, जैसे आपके समझ में आया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं अगले लेक्चर में। और अगला